नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार आलू की उन्नत किस्म की खेती के लिए किसानों की कर रही है हर संभव मदद। सरकार इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ वित्तीय सहायता भी कर रही है प्रदान। किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी फसलों की किस्मों में सुधार के लिए सरकार कर रही है हर संभव मदद। बागबानी फसलों में किसान जायफल की खेती कर पा सकते हैं कई सालों तक मुनाफा। यशोभूमि एक्सपो सेंटर में जैव ऊर्जा पर आयोजित किया गया सम्मेलन। हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। सम्मेलन में इस बात पर दिया गया जोर कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी है जैव ईंधन। वहीं एथेनॉल उत्पादन पर्यावरण के लिए है फायदेमंद। पंजाब सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य के किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ओग्राहा ने विधानसभा तक किया विरोध मार्च। किसानों का ये मार्च कृषि नीति की मांग और नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने समेत किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। आलू की उन्नत किस्म के बीजों से खेती करके कैसे किसान बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। कैसे किसान अपनी तकनीकी जानकारी बढ़ा आलू की बेहतर फसल और अच्छे दाम पा सकते हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आलू देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। देश और दुनिया में इसकी मांग वर्ष भर बनी रहती है। ऐसे में किसान आलू की जैविक खेती कर गुणवत्ता युक्त पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसानों को इसके अच्छे भाव मिलेंगे और आमदनी में वृद्धि होगी। वैसे तो देश में आलू की जैविक खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, परंतु तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण आलू उत्पादक किसान इससे अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। आलू की खेती ठंडे मौसम में जहां पाले का प्रभाव नहीं होता है, सफलतापूर्वक की जा सकती है। आलू के कंदों का निर्माण 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, वैसे ही कंदों के निर्माण में भी कमी होने लगती है तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर कंदों का निर्माण रुक जाता है। आलू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी आलू को क्षारीय के अलावा सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु जीवांश युक्त रेतीली दोमट या दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.2 से 6.5 सर्वोत्तम माना गया है। आलू के कंद मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं, इसीलिए मिट्टी का भुरभुरा होना आवश्यक है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और दूसरी और तीसरी जुताई देसी हल या हैरो से करनी चाहिए। किसान अपनी सुविधा के अनुसार आलू की बुआई समतल खेत में बुआई करके समतल खेत में आलू बोकर उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ों पर आलू की बुआई करके पोटैटो प्लांटर कृषि यंत्र की मदद से या दोहरी कुंड विधि से कर सकते हैं। आलू उथली जड़ वाली फसल है, इसीलिए इसे निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की संख्या और अंतर भूमि की किस्म मौसम पर निर्भर करते हैं। औसतन आलू की फसल की 60 से 65 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। बुआई के 3 से 5 दिनों के बाद पहली सिंचाई हल्की करनी चाहिए। अधिक उपज के लिए यह आवश्यक है कि मिट्टी हमेशा नम रहे। जैविक फसल के साथ उगे खरपतवार को नष्ट करने हेतु आलू की फसल में एक बार ही निराई गुडाई की आवश्यकता पड़ती है। इसे बुआई के 20 से 30 दिनों बाद कर देना चाहिए। निराई गुडाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भूमि के भीतर के तने बाहर न आ जाएं, नहीं तो वे सूर्य की रोशनी से हरे हो जाते हैं। जब आलू के पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तब उन पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य बुआई के 25 से 30 दिनों बाद पहली सिंचाई के बाद करना चाहिए। यदि आलू की बुआई प्लांटर मशीन से की गई है, तब मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। आलू की जैविक खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगों और कीटों का नियंत्रण किसानों को कृषिगत, सस्य और जैविक विधि से ही करना होता है। आलू में अगेती झुलसा और पछेती झुलसा रोग को रोकने के लिए किसान समय रहते उपाय कर सकते हैं। यह रोग लगने पर पत्तियों पर गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे बनते हैं।
बीच में कुंडाकार घेरे स्पष्ट दिखाई देते हैं और ग्रसित पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। धब्बे पत्तियों के अतिरिक्त तनों पर भी दिखाई पड़ते हैं। आलू का पिछेती झुलसा रोग अत्यंत भयंकर रोग है। इससे कभी कभी संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। पत्तियों पर भूरे मृत धब्बे शुरू में पत्तियों के सिरे या किनारे से आरंभ होकर अंदर की ओर नम मौसम में तेजी से बढ़ते हैं। इस रोग के तीव्र प्रकोप से संपूर्ण पौधा झुलस जाता है और अधिक प्रकोप होने पर कंदों पर भी इसका फैलाव हो जाता है। अधिक आर्द्रता इसके फैलाव में सहायक होती है। आलू की जैविक खेती हेतु 2 से 3 वर्षीय फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोग रोधी प्रजातियां जैसे कुफरी नवीन, सिंदूरी, जीवन, बादशाह, ज्योति, सतलज, आनंद, गिरिराज, मेघा, चंदन, धनमलाई आदि को लगाना चाहिए। बीज की बुआई 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से ट्राइकोडर्मा द्वारा शोधित करके ही करनी चाहिए। आलू की जैविक खेती में रोगग्रस्त पत्तों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। आलू की फसल में कीट लगने की बात करें तो माहू यह कीट पत्तियों और तनों का रस चूसकर क्षति पहुंचाता है। इसका प्रकोप होने पर पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं एवं यह मोज़ेक रोग के प्रसारण में भी सहायक होता है। आलू का पतंगा यह कीट आलू के कंदों, खड़ी फसल और भंडारण दोनों स्थानों पर क्षति पहुंचाता है। इसका वयस्क कीट आलू की आंखों में अंडा देता है। इनमें 15 से 20 दिनों बाद झल्लियां निकलती हैं जो कंदों में घुसकर क्षति पहुंचाती हैं। कटुआ यह कीट खेत में खड़ी फसल तथा भंडारित कंदों दोनों पर ही आक्रमण करता है। यह कीट खेत में खड़ी फसल तथा भंडारित कंदों दोनों पर ही आक्रमण करता है। इस कीट की विकसित इल्ली लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और पत्तियों, तनों आदि पौधों के वायुवीय भाग को काटकर अलग कर देती हैं। दिन के समय यह भूमि के भीतर छुपी रहती है और रात में फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो फिर देर न करते हुए किसान आलू की खेती करते हुए इन बातों का विशेष ध्यान रखें तो उनकी फसल अच्छी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी फसलों की किस्मों में सुधार के लिए न केवल सरकार हर संभव मदद करती है, बल्कि इस काम में कृषि वैज्ञानिक भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय कृषि में बागबानी फसलों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। किसान अब मौसम के अनुसार फल, सब्जी, मसाले और जड़ी बूटियों जैसी फसलों की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इनमें से कुछ सदाबहार फसलें भी होती हैं जो एक बार लगाने पर कई सालों तक मोटा मुनाफा देती हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। समय के अनुसार किसानों और उनकी फसलों में नए शोध करने वाले कृषि वैज्ञानिकों की बदौलत अब किसानों के लिए खेती करना फायदे का सौदा बन रहा है। इसी कड़ी में अब देश में किसान बागवानी फसलों की खेती करते हैं। मौसम के अनुसार उन्नत किस्म के बीजों से खेती करके किसान अब अपना और देश का विकास कर रहे हैं। ऐसी ही एक मसाला फसल है जायफल, जो इंडोनेशिया से ताल्लुक रखता है, लेकिन भारत में इसकी खपत काफी ज्यादा है। इसकी खेती केरल के त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम और तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली के कुछ इलाकों में की जा रही है। जायफल का पौधा 15 से 20 फीट ऊंचा होता है, जिसके फलों का इस्तेमाल तेल, मसाले और जड़ी बूटियों के तौर पर किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो जायफल एक नकदी फसल ही है, जिसकी खेती करने पर किसानों को कई दशकों तक टिकाऊ आमदनी मिल सकती है। जायफल के लिए मिट्टी की बात करें तो जायफल की व्यावसायिक खेती करने के लिए जल निकासी वाली गहरी उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसके अलावा सामान्य पीएच मान वाली बलुई दोमट मिट्टी या लाल लेटराइट मिट्टी में भी जायफल के पौधे अच्छे से विकसित हो जाते हैं। जायफल के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो आपको बता दें कि वैसे तो जायफल के बागानों का विकास तटीय इलाकों में ज्यादा बेहतर ढंग से होता है, लेकिन सामान्य तापमान वाले इलाकों में भी इसकी बागवानी कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए सामान्य, कम सर्द और कम गर्म तापमान सबसे उपयुक्त रहता है, जिसमें फलों का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। इसकी खेती के लिए भारत में 2 स्वदेशी किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें IISR विश्वश्री और केरला श्री शामिल हैं। जायफल की नर्सरी किसान कैसे लगाएं, तो आपको बता दें कि जायफल एक सदाबहार पौधा है जो हर मौसम में खूब बढ़ा करता है। किसान चाहे तो जायफल की खेती के लिए प्रमाणित नर्सरी से पौधे खरीदकर रोपाई का काम कर सकते हैं। कीट रोगों की संभावनाओं से बचने के लिए खुद की नर्सरी लगाकर बीज या कलम की मदद से
से पौधे तैयार करना फायदेमंद रहेगा। इसके बाद मिट्टी से भरी पॉलिथीन में जायफल बीजों की बुवाई करके छायादार स्थान पर रख दें। जायफल के बीज का अंकुरण और पौधा तैयार होने में 12 महीने लग जाते हैं, जिसके बाद खेत में पौधे की रोपाई की जाती है। किसान चाहे तो कम समय में पौधा तैयार करने के लिए ग्राफ्टिंग विधि यानी कलम विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। जायफल की खेती के लिए किसान बीज और कलम की मदद से जायफल के पौधे तैयार करने के बाद जैविक खाद और जैव उर्वरक डालकर खेतों को तैयार करना चाहिए। इसके लिए समान दूरी पर गड्ढों की खुदाई की जाती है और उनमें नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की अच्छी सड़ी खाद और जैव उर्वरक आदि डाला जाता है। खेतों में जायफल के पौधे की रोपाई से पहले पॉलिथीन को हटाकर जड़ों को गोमूत्र और बाविस्टीन से उपचारित करते हैं। जलवायु के अनुसार बारिश के मौसम में जायफल के पौधों की रोपाई करने पर अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जायफल के पौधों की देखभाल के लिए किसान समय समय पर पौधों की अच्छी मात्रा में सिंचाई करते रहें। विशेषज्ञों की माने तो गर्मियों में 15 से 17 दिन और सर्दियों में 20 से 30 दिन के अंतराल पर ड्रिप सिंचाई पद्धति से भी जायफल के पौधों की सिंचाई का काम करना चाहिए। शुरुआत में जायफल के पौधों के आसपास खरपतवार भी उग जाते हैं, जो पौधे के विकास में बाधक बनते हैं। ऐसी स्थिति में हर 15 से 30 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल दें। निराई गुड़ाई करने से जड़ों में ऑक्सीजन का संचार तेज होता है और पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। वैसे तो जायफल को मसाले के साथ साथ एक जड़ी बूटी भी कहते हैं, जिसको सही देखभाल न की जाए तो कीट रोग पनपने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समय समय पौधों की निगरानी करते रहें। कीटों का प्रकोप दिखने पर नीम गोमूत्र कीटनाशक का भी छिड़काव असरदार होता है। जायफल के पौधों की रोपाई करने के लगभग 6 से 8 साल बाद फलों की पैदावार मिलने लगती है। वहीं अच्छी मात्रा में फलों के उत्पादन में करीब 18 से 20 साल का समय लग जाता है। जायफल के पौधों में फूल निकलने पर 9 महीने बाद ही फलों का उत्पादन मिलने लगता है, जिससे जावित्री को अलग करके जायफल को बेच सकते हैं। इसके पौधे से हर साल 500 किलो तक फलों की पैदावार ले सकते हैं, जिससे करीब 2 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। बता दें कि बाजार में जायफल के साथ साथ जावित्री के भी अच्छे दाम मिल जाते हैं। इस तरह कम खर्च में जायफल की बागवानी करके सालों साल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में यशोभूमि स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर पर जैव ऊर्जा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अच्छा विकल्प है, साथ ही ग्रामीण समुदाय के लिए आय का भी सृजन करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एथेनॉल उत्पादन जीवाश्म ईंधन आयात को कम करेगा और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। साथ ही कहा कि एथेनॉल उत्पादन से कृषि क्षेत्र और किसानों को भी लाभ होगा। Bioenergy has gained much prominence in recent years, not only as a promising alternative energy source in India to reduce the country's dependence on fossil fuels, but also an avenue of income generation for our rural communities. India's energy blending program has been clearly a major success. Ethanol blending percentage has gone up from 1.53% in 2014 to 15% in 2024. Buoyed by the success, we advanced the 20% target by 5 years to be completed by the ethanol blending year, which for 2025, which will be by October 2025. And I am very happy to inform you that we are on track to achieve that. Every year we have import of fossil fuel up to 22 lakh crores. And it is really not only a big problem related with the air pollution, but it is also a big economic problem. So now, by starting this, the day will come that we will reduce our imports. And because of reducing import and encouraging the biofuel, I am confident that the most important beneficiary will be the agriculture sector, which will get the benefit from it. And biofuel is the most important sector where it is going to beneficial to agriculture, rural, tribal economy.
आगे बढ़ते हैं। पंजाब विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ओर से चंडीगढ़ में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में कृषि नीति के क्रियान्वयन में हो रही देरी और नशाखोरी को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं समेत किसान चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के मैदान में पहुंचे और आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूत्रों के मुताबिक किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली और निजी वाहनों पर राशन लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वे 5 सितंबर तक चंडीगढ़ में रहेंगे और अगली रणनीति तक की जाएगी। प्रशासन ने किसानों को धरने के लिए सेक्टर 34 का रैली ग्राउंड अलॉट किया था। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के किसान मूंग की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। कर्नाटक के किसान इस समय सूरजमुखी की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। कर्नाटक में किसान अरहर के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग और उड़द को फफूंदी रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में सोयाबीन में तना मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। वहीं यहाँ बैंगन में फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए किसान फेरोमोन जाल लगा लें। कर्नाटक में किसान टमाटर के खेतों में पानी जमा ना होने दें। तेलंगाना में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना में कपास में रस चूसक कीट के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान मक्का में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में सोयाबीन में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहाँ मूंगफली में तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। तेलंगाना में मिर्च में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। वहीं यहाँ तोरई में रस चूसक कीट के लिए किसान कीटनाशक छिड़क लें। आंध्र प्रदेश के किसान धान और मक्का के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। आंध्र प्रदेश के किसान दालों में चूसक कीट के नियंत्रण के उपाय कर लें। यहाँ मूंगफली में पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में ही कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के
के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बीजेपी आज नए सिरे से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले सदस्य बनने के साथ ही बीजेपी के सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनई की यात्रा पर रहेंगे। पीएम ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर वहां पहुंचेंगे। इसे लेकर ब्रुनई में काफी उत्साह है। विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांस के एयरबेस 125 स्ट्रेस ले ट्यूब पर उतर चुका है। भारतीय नौसेना P-8I विमान की तैनाती भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 24 के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी हलचल तेज हो गई है। भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार शर्मा ने हीरानगर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान चलाया और लोगों से संपर्क किया। हिमाचल में प्रदेश सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा दौर में सरकार पर करीब 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक यह कर्ज करीब 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के ओखला स्थित उनके घर पहुंचे। अपने वीडियो में विधायक ने कहा कि ईडी उन्हें 2 साल से परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर छापेमारी पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये छापेमारी बिल्कुल जायज है। कोलकाता में आरजी-कर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। रविवार देर शाम को नशे में धुत एक युवक ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमोल विनुकांत होमकर ने कहा कि दुर्भाग्य से झारखंड आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान शारीरिक परीक्षण के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल देर रात एक भेड़िए ने एक 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं भेड़ियों के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देश के औद्योगिक विकास को गति देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 5 सितंबर को राज्यों के उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बाद अब केरल कांग्रेस पार्टी से भी यौन उत्पीड़न की बात सामने आ रही है। दरअसल केरल कांग्रेस के नेता सिमी रोज बेल जॉन ने पार्टी में कास्टिंग काउच जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की बात कही है। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर जारी विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।